ताज का शासन 1858 से 1947 तक। भारत जब तक आज़ाद नहीं होगा 1947 में 15 अगस्त तक, तब तक यहाँ पे कौन शासन करेगा? अंग्रेज। ब्रिटेन की पार्लियामेंट की हुकूमत होगी, इसी को बोलते हैं ताज का शासन। आपको पता है 1853 का जो चार्टर आया था, यही आखिरी अधिनियम था जिसे ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए पारित किया था। लेकिन तब तक पूर्ण रूप से जो शासन भारत का क्षेत्र का था वो 100% ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने नहीं लिया था, वो कंपनी के थ्रू ही रेगुलेट करते थे भारत में। लेकिन इस 1858 के अधिनियम के पारित होने के बाद पूरा नियंत्रण किसके हाथ में चला जाएगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट अब डायरेक्ट भारत पर शासन करेगी। बात समझ में आ रही है? अभी तक चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट रहा हो, चाहे 1773 का, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट रहा हो, चाहे 1853 का ये चार्टर रहा हो, चाहे 1833 का चार्टर रहा हो, जितने भी अधिनियम आए थे वो ब्रिटेन की संसद ने ही बनाए हैं। लेकिन वो अधिनियम कंपनी को नियंत्रित करने, कंपनी की शक्तियों को चिन्हित करने और कंपनी की शक्तियों को सीमित करने के लिए ही बनाए गए थे। डायरेक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत के क्षेत्र पर अधिकार करके जो है प्रशासन नहीं कर रही थी, कंपनी के थ्रू हो रहा था। लेकिन ये जो आप देख रहे हो 1858 का चार्टर अधिनियम, यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी और पूरा का पूरा शासन अब किसके अधीन चला जाएगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के, यानी अब डायरेक्टली इन्वॉल्वड हो जाएगी। तो इसमें इस क्रम में हम यहाँ पे दो एक्ट आपको पढ़ाएंगे, एक 1858 का अधिनियम है और एक 1861 का अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत ही अब भारत पूर्ण रूप से किसके अधीन होने जा रहा है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अधीन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर 1947 तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर के 1947 तक आंदोलन होगा। भगत सिंह जैसे लोग फांसी पर जाएंगे, महात्मा गांधी लोग जेल जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग आंदोलन करेंगे, तब जा कर के ये हमें आज़ादी मिलेगी आगे 1947 में। फिर हमारा संविधान बनेगा। उस संविधान बनने के क्रम में ये सब सीढ़ियाँ हैं कि ये व्यवस्थाएं हुई है और लास्ट में जा कर के शुरू हुआ है संविधान का निर्माण। तो इसमें 1858 का एक अधिनियम है, इस अधिनियम को ही कहा जाता है भारत का शासन अधिनियम। 1858 के अधिनियम को क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम। और 15 अगस्त 1947 के अधिनियम को क्या कहते हैं? 15 अगस्त 1947 में जो एक्ट पारित हुआ था उसे कहते हैं एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत को आज़ाद करने वाला एक्ट कौन सा है आखिरी भाई? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947। और भारत पर अधिकार करने वाला एक्ट कौन सा है? 1858। इस भारत शासन अधिनियम इसे ही कहा गया क्योंकि अब इस 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस 1858 के एक्ट को ही क्या कहेंगे? भारत का शासन अधिनियम। और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कौन है? 15 अगस्त 1947 वाला। तो वो तो हमें को आज़ादी दिलाने वाला है और ये एक्ट हमको गुलाम बनाने वाला है। तो ये 1858 का जो अधिनियम है इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पहला काम किया गया कि EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतया भारत में क्या हो गई? खत्म। दूसरा, ये एक्ट लाया गया और इसके बारे में बताया क्या गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिया गया तो लोग बड़े खुश हुए होंगे कि चलो इनसे पिंड छूटा, अब हमें इनकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और ये लोगों को समझाया गया कि अब भारत के शासन को अच्छा बनाएंगे, यानी इस अधिनियम 1858 को क्या कहा गया कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है ये। ठीक है। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अभी तक जो भी भारत में प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे ब्रिटिशर्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही देख रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर देंगे
और समाप्त करने के बाद लोगों के अंदर थोड़ी सी खुशियाँ तो आएंगी ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, और लोगों को ये समझाया जाएगा कि ये जो एक्ट आया 1858 ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया जा रहा है और भारत के शासन को और अधिक अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा, इससे और अच्छा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो एक तरीके से आपका डुअल, हाँ, 2 पार्ट में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल जैसी व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को अब पूर्णतया क्या किया जाएगा, समाप्त। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो वह एक्ट है 1858 का अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत डुअल प्रोसीजर को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 1858 के एक्ट के द्वारा क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के बारे में लोगों को क्या समझाया गया कि ये भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट है। और अच्छा बनाने की क्या ज़रूरत थी भारत के शासन को, क्योंकि लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रावधानों से पीड़ित थे। अब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो लोगों को थोड़ी खुशी होगी ना, तो उनको समझाया गया कि ये और अच्छा अधिनियम है और अब आपके लिए अच्छे कानून बनाए जाएंगे, अच्छे नियम बनाए जाएंगे जो आपके पक्ष में होंगे, तो लोग खुश भी होंगे और फिर धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ेंगे भी। द्वैध शासन प्रणाली को भी क्या किया, समाप्त कर दिया। और चौथा काम इस एक्ट के द्वारा किया गया कि भारत का एक राज्य सचिव पद सृजित किया गया। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जब मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके सचिव होते हैं, जब प्रधानमंत्री जी हैं उनके भी एक सचिव होते हैं, सबके होते हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ नेताओं के सचिव होते हैं, मंत्री के सचिव होते हैं, मिनिस्टर्स के सचिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका सचिव बनाया गया, भारत का सचिव बनाया गया। किसका सचिव, हाँ, भारत का सचिव बनाया गया। यानी आप यूँ बोलो कि एक तरीके से भारत में जो भी अब वित्तीय देखभाल या अन्य व्यवस्थाएं होंगी वो इस व्यक्ति के परामर्श द्वारा ही होंगी और यह व्यक्ति ब्रिटेन की संसद और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के बीच की कड़ी होगा जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा। 1858 का जो अधिनियम है इसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त किया गया और भारत का राज्य सचिव नामक एक पद सृजित किया गया और जो भारत का राज्य सचिव पद बना है उस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का ही कोई सदस्य होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होगा। आप ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी का नाम पढ़ोगे उसके आगे लॉर्ड लगा रहता है, लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड इरविन, ये लॉर्ड क्यों लगा रहता है, क्या ये भगवान है? सबके आगे लॉर्ड क्यों लगा रहता है? लॉर्ड प्यार से बड़े भले बड़े हैं नहीं, देखिए ये टाइटल है। जैसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ब्रिटेन की जो संसद है ना उसमें एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है, उस ब्रिटेन की संसद का नाम ही लॉर्ड है। तो जो यहाँ से सेलेक्ट होके आएगा उसके आगे लॉर्ड लगा रहेगा, जैसे एमपी फलाने तो लॉर्ड फलाने ऐसे लगा रहेगा, विधायक और सांसद हैं। तो जैसे अब मैकाले अगर यहाँ कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य मैकाले है, वो भारत आएगा तो वो यहाँ का कैबिनेट का सदस्य है, इसलिए उसके आगे क्या लग जाएगा, लॉर्ड लग जाएगा। तो सारे जितने भी आपको मिलेंगे अंग्रेज बड़े बड़े ऑफिसर उनके आगे लॉर्ड लगा रहेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के आगे लगा रहेगा जो ब्रिटिश की कैबिनेट के सदस्य होंगे। और सदस्य अब भारत आएंगे क्योंकि भारत का राज्य सचिव पद क्या किया गया है, सृजित किया गया है, वो 1858 के अधिनियम के द्वारा। अब जितने लोग आएंगे उनके आगे लॉर्ड लगा रहेगा। तो ये 4 व्यवस्थाएं इस अधिनियम की है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। 1858 के अधिनियम को क्या कहते हैं, भारत का शासन अधिनियम। एग्जाम में अगर पूछा कि भारत शासन अधिनियम किसे कहा जाता है, उत्तर होगा 1858 का एक्ट। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसे कहते हैं, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो पारित किया था भारत को आज़ाद करने के लिए, उसे स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। 1858 के एक्ट द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। अगर पूछा एग्जाम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, 1858। और कौन से एक्ट के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा शक्तियों को पहली बार सीमित करने का प्रयास किया गया। फिर उसी क्रम में कई और एक्ट आए, चार्टर आए, अधिनियम बनते चले गए। द्वैध शासन प्रणाली को भी क्या किया, समाप्त कर दिया। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल जैसी सुविधा अब समाप्त हो जाएगी और भारत का राज्य सचिव पद नाम का एक पद सृजित किया जाएगा और इस पद पर जो नियुक्त किया जाएगा वह व्यक्ति ब्रिटिश का कैबिनेट होगा। यानी अब डायरेक्ट भारत पर शासन कौन करेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट करेगी। और अभी तक ब्रिटेन की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू शासन करती थी, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म, सीधा सीधा ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही अब इंटरवीन करेगी और भारत पर शासन करेगी। तो ये 4 बातें इसमें से याद रखनी है। नेक्स्ट है 1861 का अधिनियम। ये जो 1861 का अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या क्या किया गया भाई, कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक लोकल एरिया में अगर आपको प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है तो उस लोकल एरिया के लोगों का आपको समर्थन होना चाहिए। चाहे जितने अच्छे कानून बना लो आप, अगर लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे तो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। और ज़बरदस्ती आप लोगों से कानून फॉलो नहीं करवा सकते। हाँ वही, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी आप किसी से ज़बरदस्ती कोई रूल फॉलो नहीं करवा सकते। तो डेमोक्रेसी में प्रतिनिधित्व तो हर जनता का होता है, इसलिए कानून बनते हैं, जनता उसको एक्सेप्ट करती है और वो कानून बना रहता है। अगर जनता रिजेक्ट कर दे तो उस कानून की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अगर हम भारत पे शासन, हम का मतलब ब्रिटेन भारत पे शासन करना चाहता है तो भारतीय प्रतिनिधि भी होने चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि इनके बारे में भी कोई बात करने वाला संसद में है या उनके समर्थन में है और अच्छे अच्छे कानून हमारे लिए बनाए जाएंगे, ऐसा विश्वास उसको होना चाहिए। पहले तो ये विश्वास दिलाया गया कि भारत के शासन को अब और अच्छा क्या करेंगे, हम बनाएंगे। लेकिन अच्छा बनाओगे का मतलब तुम थोड़ी ना बनाओगे मेरे द्वारा, नहीं, हमारे यहाँ लोकल लीडर्स भी तो होने चाहिए। तो ये जो 1861 का अगला अधिनियम 58 के बाद आया, इसमें जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो भारतीय उसमें ज़रूर शामिल होगा, ऐसा व्यवस्था किया गया। यानी कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा। 1862 में 61 में अधिनियम आया, व्यवस्था की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो सचिव थे इंडिया के, उन्होंने बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव, पटियाला के महाराजा का नाम दिनकर राव था, इन दो लोगों को क्या किया था, पहली बार 1862 में कानून बनाने वाली भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल किया था। तो ये एग्ज़ाम में अगर पूछा गया क्वेश्चन तो ध्यान में रखेंगे कि पहली बार भारतीय प्रतिनिधि को कानून बनाने में हिस्सेदारी कब दी गई, 1862 में। और कौन से एक्ट के द्वारा, 1861 के द्वारा। किनको लिया गया, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा दिनकर राव को शामिल किया गया। तीसरी क्या व्यवस्था की गई भाई, तीसरी व्यवस्था, इसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। जो प्रांत थे, प्रोविंसेस, उन्हें संपूर्ण स्वायत्तता दी गई। संपूर्ण स्वायत्तता देने का क्या मतलब, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, इसका मतलब है कि प्रांतीय स्तर पर कोई निर्णय अगर लेना होगा तो वह निर्णय वहाँ के लोकल लीडर सब ले सकते हैं। देखिए, तो ये अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को क्या दी गई, स्वायत्तता। नेक्स्ट इसके बाद बंगाल 1862 में इसे स्वायत्तता दी गई। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को 1866 में स्वायत्तता दी गई और पंजाब को 1897 में। और इसी टाइम इनमें विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। विधान परिषद बनाया गया, उस विधान परिषद में कुछ सदस्य होंगे और वो सदस्य मिलकर कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन इनके निर्णय का अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा, जो ये भारत का सचिव होगा। इसकी अनुमोदन यही से, जैसे अभी होता है कि भारत में पार्लियामेंट चाहे जो कानून बना दे, राष्ट्रपति जब तक उस पर मोहर नहीं लगाएगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक उसे कानून नहीं माना जाता। तो वैसे यहाँ भी था, इनको स्वायत्तता तो दे दी गई, प्रांतीय स्तर पर अपना निर्णय लेने की क्षमता इनके पास है, कानून बनाने की भी क्षमता इनके पास है, लेकिन फाइनली वहाँ से इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद और क्या प्रावधान किया गया,
पोर्टफोलियो प्रणाली आरंभ किया गया। एग्जाम में कई बार पूछता है कि पोर्टफोलियो व्यवस्था किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। पोर्टफोलियो प्रणाली 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने आरंभ किया। इसके बाद लास्ट क्या है? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। किस एक्ट के द्वारा? 1861 के एक्ट के द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का परमिशन। देखो हमारा जो संविधान बना है उसमें भी अध्यादेश की व्यवस्था है कि नहीं? भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं जारी कर सकता है? कब? आपातकाल स्थिति में। हमारे यहाँ 3 आपातकाल हैं, 352, 356, 360। वाह्य, राज्य और वित्त। 3 समस्या अगर खड़ी हो जो कोई बाह्य आक्रमण कर दे, कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है देश में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वायसराय को भी आपातकाल में ऐसी अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही सब जो प्रावधान आज आप यहाँ देख रहे हो आगे चलकर हमारे संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी होगा, क्रियान्वित भी होगा, और फिर इसी को परमार्जित करके हम अपने संविधान में ऐड भी करेंगे। हम मतलब हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 एक्ट, जिसे ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट इसके आगे के चार्टर में देखते हैं अगला क्या कानून बनता है। इसमें इतना ही।